नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, ये तरल नैनो यूरिया क्या है, पहली बार सुनने में आया है ऐसा। तो इसे कौन तैयार करता है? इफ़को के द्वारा इसको तैयार किया गया है। किसके द्वारा? इफ़को। ठीक है, इफ़को के द्वारा इसको तैयार किया गया है। किसको? तरल नैनो यूरिया को इफ़को के द्वारा तैयार किया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं। इसके उपयोग से देश के सब्सिडी, किसके? सब्सिडी बिल में कमी के साथ साथ, यहाँ पर कमी की बात करा है ना, तो सब्सिडी बिल में कमी के साथ साथ फसल उत्पादकता में वृद्धि भी होगी। देखिए, अब ये कोई नई चीज़ नज़र में आई है सुनने में, जिसको जो ये है तरल नैनो यूरिया। पहले जो हम परंपरागत यूरिया का इस्तेमाल करते थे उसमें क्या होता था, हालांकि अभी भी होता है वो इस्तेमाल, तो परंपरागत यूरिया में क्या होता था, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सब्सिडी दिया करती थी, लेकिन उतनी ना फसलों में उसमें उत्पादकता में वृद्धि नहीं देखी गई, मतलब रिजल्ट उसका इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला कंपैरेटिवली तरल नैनो यूरिया के। आप देखेंगे कि जो तरल नैनो यूरिया है ना, वो 80% प्रभावी है उसके कंपेरिजन में, परंपरागत यूरिया के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब भाई तरल नैनो यूरिया का हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो सब्सिडी भी इसमें कम देनी पड़ रही है हमें। दूसरी चीज़ क्या है कि फसल में उत्पादकता से इससे वृद्धि भी हो रही है और कम समय में इसका अच्छा आउटपुट भी निकल कर आ रहा है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। दूसरा कह रहा है ये पत्तियों के रंध्रों द्वारा पौधों में पोषक तत्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करता है। किसके द्वारा? देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट बदल सकता है कि वो कहेंगे कि उसकी वैसे मतलब कि हो सकता है जड़ों की बात कर दे या कुछ इस तरह की बात कर दे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर तरल नैनो यूरिया जो है वो पौधों में पोषक तत्वों की जो आपूर्ति किस प्रकार से पूरी करता है? पत्तियों के रंध्रों द्वारा पूरी करता है। हम सोचेंगे चलो भाई यूरिया की बात करें, नॉर्मल है, छिड़काव हो जाएगा, बस चीज़ें उसमें इसी तरह से ग्राउंड से उसको खींच लेंगे और यहाँ पर काम पोषक तत्वों की जो है आपूर्ति उनकी जो है वो पूरी हो सकती है वहाँ पर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है पत्तियों के रंध्रों द्वारा पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति ये प्रदान करता है। ये कथन पूरी तरह से ठीक है। देश का पहला, ये क्या है, इफ़को के द्वारा तरल नैनो यूरिया को देश का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, पहले की बात कर रहा है। मैंने कई बार बोला कोई इस तरह की पहला, कोई फर्स्ट ऐसा कोई इनोवेशन आता है तो ध्यान रखना है वो कहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा उसको शुरू किया गया है। ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी होती है। उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो पुराने वाले कार्यक्रम जो चल रहे थे या पुराना वाला जो यूरिया था वो उसमें नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, इसका तरल नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया है। तीनों कथन यहाँ पर ठीक है। चलिए ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछ रहे हैं। ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन आज के हमारे यहाँ पर पहले प्रश्न के करेक्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, अगर किसी को कुछ इफ़को के बारे में पता है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए क्या जानते हैं आप इफ़को के बारे में। क्या इसमें स्पेशल ऐसा जिसने इस इफ़को ने जो है वो तरल नैनो इसको यूरिया को तैयार किया है? तो अगर आपको इफ़को के बारे में कुछ पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये रही इसकी व्याख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिग श्रमिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, हम पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ें। गिग श्रमिकों में आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के दोनों ही श्रमिकों की यहाँ पर बात की गई है। स्पष्ट है। इसके तहत स्वतंत्र ठेकेदारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स से आप समझ पा रहे हैं। देखिए, जैसे आप हम लोग जोमेटो हो गया, ठीक है, स्विगी हो गया, उनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनकी बात यहाँ पर की, सिर्फ नॉट स्पेसिफिकली कि उनकी, यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी बात यहाँ पर बेसिकली की जा रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर, इसमें जो है वो शामिल किया गया। किसके अंतर्गत? गिग श्रमिकों के अंतर्गत। स्पष्ट है। मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के दोनों श्रमिकों की यहाँ पर बात की गई है। ये कथन ठीक हो जाता है। इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत कवर किया जाता है। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि इन्हें किसके अंतर्गत जो है वो कवर किया जाता है। हो सकता है यहाँ पर कोई किसी तरह का मंत्रालय, श्रमिक या उस तरह का कोई मंत्रालय दे दे क्योंकि वहाँ पर श्रमिक लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत इनको यहाँ पर शामिल किया जाता है, इनको कवर किया जाता है। श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत इनके सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया है।
है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत इनके लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि किसके तहत किया गया है? मजदूरी संहिता 2019 के द्वारा गिग श्रमिकों, अभी मैंने बताया था संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो आते हैं उनके लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करता है। क्लियर हो गया है? यही चीज़ यहाँ पर बताई, इसीलिए कथन हमारा गलत हो गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है ये प्रावधान। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, इसकी व्याख्या अभी मैंने आपको दिखा दी है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न आज का? आशा कार्यक्रम। देखिए, आशा कार्यक्रम, आशा से क्या, जैसे हम बोलते हैं उसको एक आशा है, एक होप है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन हेल्थ के संदर्भ में एक होप की बात की गई है। देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, मैं बताती हूँ। आशा कार्यक्रम से संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले हमें आशा कार्यक्रम क्या है इसके बारे में जानना होगा। देखिए, आशा कार्यक्रम में बेसिकली आप देखेंगे जो ग्राम स्वास्थ्य और पोषण के लिए जो है विशेष ध्यान देती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गाँव के जो स्वास्थ्य के, जो लोगों का स्वास्थ्य उन पर और उनके पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये अभी क्यों बताया? क्योंकि स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समझ पाएंगे चीज़ों को। यह है कार्यक्रम 1978 में जो हुआ था, अल्मा अता सम्मेलन। कौन सा? अल्मा अता सम्मेलन से ये प्रेरित है कार्यक्रम। ये तो बात करेक्ट है कि भाई अल्मा अता कार्यक्रम जो सम्मेलन हुआ था वो 1978 में हुआ था, लेकिन भाई अल्मा अता की बात यहाँ क्यों की गई है? अल्मा अता में ऐसा क्या था जिससे ये प्रेरित हुआ और आशा कार्यक्रम लाया गया? तो अल्मा अता में आप यहाँ पर देखेंगे कि अल्मा अता के जो बेसिकली किस लिए सम्मेलन किया गया था, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात को लेकर यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन को 1978 में जो है किया गया था। क्यों किया गया था? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस सम्मेलन को लाया गया था। अब आगे की चीजें पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हित के रूप में की गई थी। मैंने क्या बताया? आशा कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? गांव में जो है वो स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल के लिए इसको शुरू किया गया था। यहाँ कह रहा है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत। ध्यान दीजिए, लिंक कर रहे हैं थोड़ी चीज़ों को। कभी कभी देखिए ऐसी तरह से लिंक करके भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत बार होता है कि इनके क्वेश्चन जो है इस प्रकार से इसका आंसर निकल आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है आशा कार्यक्रम गाँव में स्वास्थ्य पोषण की बात करता है। यहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। पूरी तरह से कथन ठीक है, पहला वाला भी ठीक था हमारा। इसके तहत हाशिए पर गए समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया जाता है। अभी मैंने अल्मा अता के बारे में क्या बताया था? प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल की यहाँ पर बात की गई थी। यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों। देखिए, अब स्वास्थ्य और पोषण की बात की जा रही है। भाई इतना बड़ा कार्यक्रम है, पूरे देश में जो है इसको लाया गया है इस कार्यक्रम को, तो सिर्फ बातें करने से या पेपर पे लिखने से तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कुछ संसाधन ऐसे बनाने होंगे, ठीक है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, जैसे कोई केंद्र हो गए, उपकेंद्र हो गए, ऐसी सुविधाएं हमें बेसिक जो नीड्स है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ेंगी स्वास्थ्य से संबंधित। तो वही चीज़ कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और जिला अस्पतालों जैसे सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया जाता है इसके अंतर्गत। ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। सरकार, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो गवर्नमेंट है वो आशा कार्यकर्ताओं को वेतन देने के लिए बाध्य नहीं होती है। ये एकदम ठीक है। हो सकता है जब हमारे सामने ऐसा स्टेटमेंट आए तो हमें लगे कि नहीं भाई वो तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जिला अस्पतालों की बात कर रहा है, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर रहा है, तो उनके वेतन जो भी है वो सरकार द्वारा ही इस तरह से निर्धारित होंगे और वो बाध्य होंगे उन पर। ये गलत है। क्यों? देखिए, सरकार आशा कार्यकर्ताओं को वेतन देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं होती है। ये कथन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन ठीक है? ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, चारों कथन आपके ठीक हो जाते हैं। चलिए, व्याख्या देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखते हैं वो क्या कथन है। पहला है कि वर्ष 2021-22 में क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल है। किसकी बात कर रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है वो शीर्ष जो चीनी यानी कि शुगर प्रोडक्शन में शीर्ष जो राज्य हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, शामिल हैं। यहाँ पर किसकी बात की गई है? इंडिया के संदर्भ में बात की गई है, ठीक है। किसके? इंडिया के राज्यों के संदर्भ में बात की गई है और ये कथन पूरी तरह से ठीक है। अभी मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, दूसरा कथन पढ़िए फिर समझेंगे कि भारत
भारत जो है, भारत यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे है, जबकि ब्राज़ील इसके उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे। यही प्रश्न का ये स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत ब्राज़ील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ये तो विश्व में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। और अगर भारत के अंदर बात की जाए, भारत के संदर्भ में बात की जाए, तो उसके स्टेट्स में यहाँ पर महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक शीर्ष चीनी उत्पादन में इस प्रकार से राज्य जो है उसमें शामिल हैं। ये कथन ठीक हो जाता है। इस तरह से जो प्रोडक्शन के को लेकर ना काफ़ी बार प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए और उनको थोड़ा सा रिसर्च करिए और थोड़ा सा रिन्यू करते रहिए, क्योंकि डाटा चेंज भी होता रहता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ पर? तो पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए व्याख्या देख सकते हैं आप इसकी चाहे तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, इससे पहले हम इसके जो स्टेटमेंट्स पढ़ें बेहतर होगा, हम पहले इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं कि लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन होता क्या है बेसिकली। तो इसमें देखेंगे कि ये पहल जो है उन क्षेत्रों पर विशेष जोर देती है। किन क्षेत्रों पर? जो वैश्विक जलवायु कार्य में प्रमुख हितधारक है और जिन्हें विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्या है इसमें। यह उन देशों, अभी बताया मैंने, उन देशों और कंपनियों का ऐसा ग्रुप है जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्लियर हुआ? जलवायु की बात की, जलवायु भी यहाँ पर मैंने किसकी बात की थी? वैश्विक जलवायु की बात की थी। तो यहाँ क्या कह रहा है? ये उन और देशों और कंपनियों का ऐसा ग्रुप है जो पेरिस समझौते को पूरा करने या उनको प्राप्त करने में प्रतिबद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर पेरिस समझौते की बात आई है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ये पेरिस समझौता किस लिए हुआ था और कब हुआ था? क्योंकि देखिए इसी तरह से तैयारी होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगी। देखिए, दोनों तरफ से इंट्रैक्शन अगर होगा तो पढ़ाई और बेहतर तरीके से की जा सकती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर कोई चीज़ जैसे पूछ के अगर हम करते हैं तो हम बेहतर सीख पाते हैं, हम भी सीखते हैं, दूसरा हमारे साथ जो उस कमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं वो भी कुछ सीखते हैं। तो आप बताइए ज़रा, पेरिस समझौता कहाँ, कब और किस लिए हुआ था, ताकि आप इस स्टेटमेंट को बेहतर और तरीके से लिंक कर पाएंगे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, आंसर दीजिएगा ज़रूर। ओके, पता चलेगा कितनी प्रैक्टिस चल रही है आपकी। इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? कि इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। ये कथन पूरी तरह से ठीक है यहाँ पर, और ये पहल जो है वो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट में ध्यान रखना है किसके द्वारा समर्थित है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए विश्व बैंक की बात कर रहा है, और मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ? जलवायु से रिलेटेड, जलवायु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेरिस समझौते की बात करें तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि यह पहल विश्व बैंक के द्वारा समर्थित नहीं है किसी भी कंडीशन में। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ आ रहा है सारी चीज़ें? अभी तक जितने भी प्रश्न जो हमने डिस्कस किए हैं, नॉट इवन आज की इस वीडियो में, पहले भी जो हम वीडियोस ला चुके हैं, उसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो बेझिझक आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्नों से ही रिलेटेड से पूछना है आपको चीज़ें, ठीक है। और आपसे कोई इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी दीजिए। देखिए हमें भी फिर पढ़ाने में अच्छा लगता है कि भाई चलो हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी साथ में उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारी मेहनत से आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी होगी। तो हमारा साथ देना होगा, हमारा सहयोग देना होगा, तभी हम सबका एक साथ विकास होगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं अब हम यहाँ पर। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। जल्दी से फिर हम मिलेंगे कल एक बार और इसी तरह से और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, लगातार थोड़ा कंटिन्यूटी बना पाएंगे, कंसिस्टेंसी बना पाएंगे। इसी तरह से लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।